अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार ने, विशेषतः उनकी पत्नी बिंदु जी ने ये तय किया कि उनकी स्मृति में एक पुरस्कार स्थापित किया जाए। तो 40 वर्ष तक मैं उस पुरस्कार की जूरी में रहा हूँ। बाकी बदलते रहे हैं और मैं एक तरह का स्थायी, और जब ये हमारे पास आया, क्योंकि परिवार को लगा कि किसी संस्था के पास इसका होना इसकी निरंतरता बनाए रखेगा, क्योंकि पारिवारिक प्रतिबद्धताएं दूसरे किस्म की होती हैं, तो हमने 3 परिवर्तन किए। एक तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में पुरस्कार शुरू हुआ था, युवा कवियों के लिए कोई पुरस्कार नहीं था, और छोटी पत्रिकाओं में बहुत अच्छी कविताएं छप रही थीं। तो छोटी पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री को मान्यता देने का भी कोई तरीका नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि हमने शुरू में ये तय किया कि हमारी जूरी पूर्व घोषित होगी। कौन से 5 लोग अगले 5 वर्ष तक बारी बारी से कवि चुनेंगे, सबको पता होगा, और ये उनके ईमान और उनकी निष्ठा पर निर्भर करेगा कि वो कैसे चुनते हैं। दशकों तक ये पुरस्कार एक कविता के लिए दिया जाता था। पहले 500 रुपये से शुरू हुआ, फिर शायद 5000 तक पहुंच गया। जब हमारे पास आया तो हमारे पास साधन कुछ अधिक हैं, तो हमने इसकी राशि बढ़ाकर 21,000 कर दी। और इस बीच एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि युवा कवियों के कविता संग्रह काफ़ी संख्या में प्रकाशित होने लगे, जो उस ज़माने में तो बहुत ही मुश्किल काम था। बड़े बड़े कवियों के पहले कविता संग्रह नहीं प्रकाशित हुए थे। मुक्तिबोध का पहला कविता संग्रह उनके जीवन काल में नहीं प्रकाशित हो पाया। शमशेर का पहला कविता संग्रह तब प्रकाशित हुआ जब उनकी उम्र 49 वर्ष की थी। तो ये माहौल था उस ज़माने में, तो इसलिए हमने ये परिवर्तन किया कि अब हम किसी युवा कवि के पहले कविता संग्रह को विचार में लेकर हमारे जूरी के सदस्य तय करेंगे बारी बारी से। 2 जूरी के सदस्य यहाँ हैं, अरुण देव और अष्टभुजा शुक्ल। और दूसरा ये तय किया कि अब मैं इससे बाहर आ जाऊं, क्योंकि मैं रजा फाउंडेशन का वैसे भी प्रबंध न्यासी हूँ, तो ये निर्णय दूसरे करें, मुझे उस निर्णय में सीधे कोई भागीदारी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा ये कि पहले 5-5 वर्षों के पुरस्कार एक साथ दिए जाते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि 5 बरस तक इंतज़ार करना ठीक नहीं है,
तो हमने 2 वर्ष के, एक वर्ष ऐसा भी है जब मैं जूरी था और मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई कविता इस योग्य मुझे नहीं लगी। जो लगी थी वो दुर्भाग्य से एक ऐसी थी जिसकी इस व्यक्ति की आयु हमारी निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गई। तो बहरहाल ऐसा कोई पुरस्कार जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भारतीय भाषा में नहीं। ऐसा कोई पुरस्कार इतने वर्षों से चला आ रहा है, और यद्यपि हमारे कुछ मित्रों ने उसको लेकर कभी कभी कुछ विवाद इत्यादि करने की कोशिश की, पर कुल मिलाकर उसकी प्रतिष्ठा और मान्यता में अभी तक आंच नहीं आई है। इसको लेकर तो हमेशा ही विवाद हो सकता है कि ये पुस्तक क्यों चुनी गई, ये कवि क्यों चुना गया, और ये तो एक लोकतांत्रिक किस्म का विवाद है जो होते रहना चाहिए। उससे ये भी पता लगता है कि दूसरों का, लेकिन ये जूरी का निर्णय होता है, उस सदस्य का जो उस वर्ष अपनी बारी से निर्णायक होता है। वो निर्णय लेकर बाकी जूरी के सदस्यों को सूचित कर देता है, और उन बेचारों के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो उस पर अपनी मोहर लगा दे। तो ये ऐसा होता रहा है। तो बहरहाल आज 2 कवि हैं और 2 जूरी सदस्य हैं। तो पहले 1900 अच्छा, हम पैसा फ़ौरन भेज देते हैं, तो आज हम इनको पैसा नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि उनको मिल चुका है। 30,000 रुपये इनके खाते में उसी समय चले गए जब हम घोषणा करते हैं, ताकि ये शिकायत न बने कि अभी देखिए 2 साल हो गए और हमको तो मिला ही नहीं। युवा लोग शिकायत बहुत करते हैं। हैं? बहरहाल, तो 2021 के लिए सुधांशु फिरदौस को अंधूरे स्वांगों के दरमियान पुस्तक के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार अभी दिया जाएगा। तो मैं आग्रह करता हूं अरुण देव से, जो उसके पहले 10-15 मिनट में वो बताएं कि उन्होंने इस पुस्तक को क्यों चुना। और देख सकते हैं क्या? पुस्तक तो कहीं भी देख सकते हैं। हाँ, ये है पुस्तक। हाँ, आदरणीय अशोक जी, सविता जी, ज्योतिष जोशी जी, अखिलेश जी, सीरज जी, विमल जी और भी हमारे तमाम मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं। बात ठीक ठीक जाए इसलिए मैंने कोशिश की है कि भाई इसे लिख ही लिया जाए। यूँ तो किसी भी पुरस्कार का चयन जिम्मेदारी का कार्य है। हिंदी में खासकर कविता के लिए हो तो उसमें जोखिम भी जुड़ जाता है। चयन पर सवाल हो सकते हैं, नीयत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और सितम यह भी कि ये अधिकतर सही ही पाए जाते हैं। ऐसे में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त सम्मान जो अपने नए अवतार में अब दिया जाना था और शुरुआत अरुण देव से होनी थी, तो यह अरुण देव के लिए भी सहज नहीं था। लक्ष्य वर्ष में और निर्धारित व्यय में के अंतर्गत प्रकाशित कविता संग्रहों में से कुछ निर्णायक को भेजे गए और कुछ उसने खुद मंगवाए। लगभग 2 दशकों से कवि और 1 दशक से संपादक के अनुभवों और समझ के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसे अधिकतम गोपनीय रखा गया। घोषणा के ऐन पहले तक न चयनित को पता था न उस संस्था को जिसे अब यह सम्मान देती है। इसमें अच्छी बात रजा फाउंडेशन की है कि वह इस पूरी प्रक्रिया में निर्लिप्त रहा।
घोषणा के समय कवि और इस संग्रह पर कुछ बातें कही गई थी। उसे दोहराने का मतलब इसलिए नहीं है कि वे सब लोकवृत्त में उपस्थित हैं और आज उन कसौटियों पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ जिन पर कविताओं को देखता परखता हूँ और जिन पर इस संग्रह को भी देखा गया। कविता की लिखित परंपरा 5000 साल पुरानी तो है ही। ऋग्वेद में सुंदर कविताएं हैं। हिंदी की परंपरा में संस्कृत के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी की भी काव्य परंपराएं शामिल हैं। सीधी तौर पर मतलब यहाँ इन भाषाओं में इन्हें लिखा गया। जिस साहित्य के पूर्वजों में कालिदास, जयदेव, कबीर, मीरा, मीर गालिब, प्रसाद, मुक्तिबोध, शमशेर जैसे कवि हो गए हों, उसमें कुछ नया कहना या कहे को ही अलग ढंग से कहना आसान नहीं। सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या कुछ बात बन सकी है, क्या यह कुछ परंपरा में जोड़ती है। कविता का भी अपना ज्ञान कांड है। इस समय के बड़े बड़े कवियों में एक मार्क डोटी ने एक अच्छी बात कही है कि रूपक दुनिया को जानने का एक तरीका है और ज्ञान प्राप्त करने के अन्य तरीकों से यह किसी तरह कम नहीं है। साहित्य और विचार और उसका वैचारिक उद्देश्य, ये दो अलग स्थितियां हैं। वैचारिक उद्देश्य अगर उदात्त है, मानवीय है, उसके मूल में करुणा है, तो वह शिल्प को भी सहारा देता है। पर कुल मिलाकर उसे पहले कविता तो होना ही चाहिए। कविता सामाजिक उत्पाद है, उसका उद्देश्य ही मनुष्य है। वह मनुष्य से होकर प्रकृति तक जाती है। अपने समय से निर्लिप्त कविता बेजान होती है। कविता का मंतव्य कवि की सचेत विश्व दृष्टि से ऊर्जा पाता है। प्रेम, पीड़ा, अकेलेपन और गहरी आकुलता का भी कोई दिक्काल तो होता ही है। दुख के विशाल वास्तुशिल्प की आंतरिक सज्जा में भी हर चीज के लिए जगह है। कविता सौंदर्य के लिए असुंदर से लड़ती भी है। कई बार उसकी आवाज़ मध्यम रहती है, पर आवाज़ रहती तो है ही। देखने वाली बात यह है कि यह आवाज़ कितनी मौलिक और नवसृजित है। कवि अलग देखने में ही जन्मते हैं। नई सदी में नया यही है कि सब कुछ सब जगह एक जैसा है। इससे हमारी प्रतिक्रिया सपाट हुई है। उसमें गहराई न होने से दोहराव आ गया है और उसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता और वह असर खोती जाती है। प्रचलित कविताओं में इसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। ऐसे में अगर स्वर संधान के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत पड़ती है, कवि के पास एक छन्नी होनी चाहिए जिससे वह अनायास आ गई लगभग रूढ़ हो गई पंक्तियों को अलगा सके। कविता खुद की बुदबुदाहट भी है। पतन, अपराध, छल, ग्लानि, वेदना, ध्वंस, अदम्य असंभव, उम्मीद जैसे न जाने कितनी स्थितियां हैं जहां से वह उठती है, उठ सकती है। ऐसे में मर्म को विदृढ़ करने की क्षमता उसमें आ जाती है। खुद को निर्ममता से देखती कविताएं भी हमें चाहिए। कवि कर्म की असफलता भी इस अर्थ में मूल्यवान है कि कुछ नष्ट नहीं करने में समय बिताना भी आज मनुष्यता की बड़ी सेवा है। ये सब कुछ प्रकाश रेखाएं हैं जिनके सहारे कवि अपना संसार रचता है और खुद के लिए कविताएं चुनता है। एक बार फिर सुधांशु फिरदौश को शुभकामनाएं और उनके प्रति आभार भी कि उनकी कविताओं ने मेरे सौंदर्य बोध को विस्तृत किया। और इस अवसर के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार परिवार तथा रजा फाउंडेशन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया अरुण जी। शुक्रिया अरुण जी। अमूमन ये होता है कि जब मुझे पुरस्कार की खबर मिली तो मेरे लिए भी, मैं अपने गांव में था और वो भोज चल रहा था और मैं उसमें
एक चाची गुजर गई थी, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया तो मुझे लाया करे, मतलब क्योंकि मैं तब तक दिल्ली के मतलब साहित्य सर्किल से बिल्कुल निरपेक्ष हो गया था और मैं अपना वहाँ टीचिंग करता हूँ और अपने लोक में अपनी चीज़ों को नए ढंग से तलाशने की कोशिश कर रहा था। और इस संग्रह को लिख के मैं भूल गया था कि मैंने ये काम किया था, क्योंकि ये दिल्ली तक के मेरी यात्रा का एक वो था। तो फिर हुआ कि अब पुरस्कार की घोषणा हुई है और मुझे पता भी नहीं था कि जूरी कौन है और ना ही क्या है। तो मुझे लगा कि मुझे अरुण जी को शुक्रिया कहना चाहिए। सबने कहा कि तुम्हें कम से कम एक फ़ोन तो करना ही चाहिए, कम से कम मैसेज ही कर दो। अब मैं थोड़ा शुरू से ही संकोची रहा हूँ कि मतलब अगर एक लाइन बोलना हो तो मैं आधा शब्द बोल के काम चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि ज़्यादा बोलता हूँ तो जितना बोला उतना काम गड़बड़ा जाता है शुरू से। तो मैं सोचा कि अगर मैं थैंक यू बोला तो कहीं कुछ बुरा मान जाए या कुछ हो जाए। तो मैं आज आप लोगों के सामने इनको शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे संग्रह को इतना मान दिया। और मेरी इनसे न पहले बातचीत थी न उसके बाद बातचीत हुई। हालांकि इन्होंने अपने ब्लॉग या वेबसाइट जो कहें समालोचन, उस पर मुझे बड़े प्रेम से प्रकाशित किया है और लोगों ने उसको बहुत प्रेम से पढ़ा। और वो कविता जब तगवा में छपी थी तो इन्होंने मुझसे फ़ोन करके मांगा था। उसके बाद मैंने उसमें 2-3 कविताएं और दी थी इनको। तो बस यही एक इनसे रब्ता है। तो अमूमन हिंदी में ये होता है कि लोग जिसको जानते हैं उसको पुरस्कार देते हैं या चीज़ें ऐसी बात चलती है, लेकिन हम लोग की कभी कोई ऐसा संवाद नहीं रहा। तो इसलिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप दूर से देखते हैं किसी रत्नाकर्म को और उसको उसका दाय या मान देते हैं। तो इसके लिए भी मैं मतलब हम लोग नहीं रहेंगे, कल को समय बीत जाता है। इसके लिए भी इस बात का है कि मतलब सब चीज़ संपर्क सूत्रों से ही नहीं होता है, कुछ चीज़ें साहित्य के लिए भी होती हैं। अभी भी साहित्य में साहित्य के लिए चीज़ें होती हैं, इसको हमें मानना चाहिए और इस पर यकीन करना चाहिए और नए लोगों को इस पर काम करना चाहिए। शुक्रिया फिर से एक बार। तो अब जबकि हमें मेल में ही लिख दिया गया था कि हमें कविता पढ़नी है अपने संग्रह से और एक नई कविता पढ़नी है, तो एक नई कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद इस संग्रह से कुछ कविताएँ पढ़ूँगा। कविता का शीर्षक है अनित्य। पिता जब एम्स से लौटाए जाने के बाद मृत्यु के साथ संवादरत थे, एक रोज मैंने माँ को घर के कोने में प्रार्थना करते सुना, हे भगवान, या तो इन्हें ठीक कर दो या बुला लो अपने पास। कुछ वर्षों के बाद माँ भी बीमारी से हार जब छोड़ने लगी जीवन से संवाद, बहन को भी माँ के लिए माँ की ही तरह फुसफुसाते हुए सुना। एक वक्त आता है जब दूसरे के बहाने हम अपने लिए मांगने लगते हैं मुक्ति, करने लगते हैं प्रार्थना। यह वास्तविकता दुखद है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अपार जीवंतता से भरे होने पर भी हम कभी कभी अकारण ही कर देते हैं संबंधों की हत्या। इस संग्रह से बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता का मैंने कहीं भी कभी भी पाठ नहीं किया। वो संग्रह की आखिरी कविता है और उस कविता में इस संग्रह की सारी कविताएं समाहित हैं। मतलब कि मेरी एक यात्रा में है कि उसमें से ही कुछ लंबी कविता है, उसके कुछ टुकड़े मैं इसमें पढ़ूँ। कविता का शीर्षक है मेघदूत विषाद। अमूमन मेघदूत जब कालिदास ने लिखा तो उसमें हुआ कि यक्ष के संवाद को मेघ ने यक्षिणी तक पहुंचाना था, लेकिन उसमें सारी बातें हैं, ऐसे करना वैसे करना ऐसे जाना। लेकिन मेघ के ऊपर क्या होता है ये कालिदास ने कहीं नहीं लिखा, बाद में किसी ने भी कहीं नहीं लिखा। तो ऐसे ही बार बार मेघदूत को पढ़ते हुए तमाम लोगों को मेघदूत के ऊपर पढ़ते हुए वासुदेव शरण होगाल, हरे प्रसाद द्विवेदी सबको पढ़ते हुए मुझे लगा कि यार मेघ के बारे में तो किसी ने नहीं लिखा। तो मेरे मन में आया कि चलो हम कोशिश करते हैं। तो वही मेघ के जो दुख हैं उसके बारे में इसमें लिखने की कोशिश की गई। बकौर फिरादी अकीदत पहले सूरदास की एक पंक्ति है, उसके बाद कविता शुरू होगी। चकई री चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग,
जहाँ भ्रम निशा होत नहीं कबहूँ, सोई शायर सुख जो। एक मछलियों से महकती, झिंगुरों की रागिनी से सजी, पूनम के ओस भीगे बालों को चटकती भादों की यह जरखेज रात, यूं लगता है कि दियरा में गवाए हुए धान से देखते ही फूटकर निकल आएगा बाल। मध्यम पड़ने लगा है इस खराबे में शाम की दुल्हन का अंगराग, अभी देर है निशीथ को शुरू करने में अभिसार। दिन भर डूबने उपराने के बाद पुरवा के झोंकों से झूल रहा है बबूल डाल से टंगा मछेरों का जाल। थरिया भर भात के ऊपर केकड़े का शोरबा और डोका गोश्त के साथ कदम्ब की चटनी के स्वाद को घुलाता, मच्छरों के दंश से बचने को गमछे को इधर उधर घुमाता नशीली कैफियत में मचान पर लेटा है मल्लाह। बाड़ी पर बांस के चिलमन की रोक से कूदती मछलियों की देर से हो रही है छू छपार। नहर से होते चवर के पानी को नदी में गिरते देखते सुनते सो गया है पेठिया से हैरान हो लौटा माछ का पैकार। शायद उसके स्वप्न घान में भी भर रही हो कहीं कोतरा कोठिया चेपुआ, रोहू नैनी भपुरा या फिर गरई सिंघी गैचा। गेहुअन की तरफ फन लहराती नारायणी, जल सतह पर हिलती चांदनी, चाहता हूँ चुल्लू में भर लूँ, पर अफसोस एक कतरा भी उंगलियों के बीच कहीं टिकता नहीं। उस्ताद ठीक कहते हैं, आलम किशु हकीम का बांधा तिलिस्म है। देखने में नूर की चादर, जब छूता हूँ वही रेत वही पानी। ऐसे ही तुम्हें भर लेना चाहा, तुम नदी थी मैं मेघदूत, मुझे पहुँचाना था समाद विरही यक्ष का, कब तक बैठता प्रमाद में तुम्हारे किनारे। एक भगत की मटमैली बयाज में नजर बचाते पढ़ा था बचपन में, पीढ़ियों से अजमाई उन गालियों को जिन्हें बुदबुदाते नीम का झाड़ पीटते ओझा आज भी करते हैं सब कट्टी का इलाज। बिस हरा हरा, बिस हरा हरा, बिस हरा हरा। जहालत थी या निश्चल यकीन से पैदा हुई पीढ़ियों की कोई दिमागी मुश्किल, पता नहीं क्यों सर्पदंश का समाचार देने वाले पर भी धीरे धीरे होने लगता था जहर का असर। वह भी गिरने लगता था श्याह मुखलिए पछाड़ खा, चार जन उसका भी करने लगते थे उपचार। पीठ पर कांसे की थाली चिपकाते, बालू छींटते अस्त व्यस्त, पानी पर भागने वाले मूर्खता की हद तक मासूम लोग का वासी में लड़कपन में बन बैठा काशिद यक्ष का। अब सफर है कि तवील से तवीलतर हुआ जा रहा, और जहर है कि बदन को सरापा स्याह से स्याहतर किए जा रहा। आने ही वाली है देवोत्थान एकादशी, पता नहीं कब पहुंचूंगा अलकापुरी और कब लौटूंगा रामगिरी। यक्ष ने कहा था कैसे भी पहुंच जाना आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। इससे पूर्व सावन के उस श्रृंखल बादल अपनी पीड़ा से उस विरह कातर छीन का आया योगिनी मेरी प्रिया को और अधिक वियोग से न कहीं लगे हराने। तुम हो भुलक कर आवारगी में कुछ ज्यादा ही फक्कर, गुजारी है उम्र तुमने यहाँ से वहाँ दर बदर फिरते बिना किसी साए सहारे। तुम समझते हो अकेले होने का दुख, बस अपनी याद की थाह लेना, क्योंकि विस्मरण प्रकृति है तुम्हारी, इस बार बाज आना। बेयाद कहीं राह में भटक किसी चित्रकार के चित्र में अटक मत जाना। आषाढ़ का वह उल्लसित प्रथम दिवस और यह बेनियाज रात, जाने कितनी नदियों में आया तो तूफान, कितनी ही ताल तलैयों में उगता पानी, कितने रेगजार थे जिन्होंने सूखा मेरा जल कर दिया मुझे नीम जान। लेकिन अब सब ध्यानस्थ शांत, तालाब का पुरनपात, चकवा चकई की चहकार। हुए हैं 3 ही मास, लेकिन लग रहा है युगों से इस अभिज्ञान को भीतर छुपाए सारहीन संसार में अपने होने का सार ढूंढता, खुद को नफस नफस मथता, पथहीन पाथेहीन भटक रहा। सफर में नजर के चमचमाते पर्दे पर हैरती हुए हैं इतने रंग कि अब याद करता हूँ जब भी कोई चेहरा, तब नुमाया होती है रंगों से सजी अल्पना। तय नहीं कर पाता कौन साथ है कौन बिलग, यह उन संगतों के असर का तरन्नुम ही है कि राह पर अपनी धुन में बढ़ता जा रहा गाता। एक झपकी लगी और जगाए बगैर गुजर गया कारवां, डूबती बिनाई से अब देख रहा फासलों का फासला। जैसे मौत के बाद आदमी
छूट जाता है ज़िंदगी से, वैसे ही छूट गया हूँ सबसे। बोलने को बकार, सुनने को कान नहीं, सब कुछ सब तरफ अनकहा अनसुना। अनवरत विचारता मेघ का ख्याल हूँ या मेघ मेरी कल्पना। खुद को काटता हूँ चिकोटी, इस यकीन को झुटलाता कि नहीं हूँ अब यही मेघ कालिदास की कल्पना। मैं आदम जात ढाब का गंवार, द्वारे पर इंतजार करती माँ के नसीब का बेटा। लेकिन हतभाग्य खुद से हारा, अपनी रात से बिछड़ा तारा। बादल के बैलों को संभालता, पैना भांजते देता ललकारा। ऊब के खेत को दुख के हल से जोत, आंसुओं से सींचता भावना की फसल। बाहर से लहलहाता, अंदर से सूखता नष्ट होता। इतनी शक्ति नहीं बची कि भरूं फिर से जल, कहूँ कुछ किसी नदी या झील से। अब तो सब तरफ सूखा, सब तरफ सहरा, सब तरफ प्यास। कहाँ बरसूं, किधर जाऊं, कुछ नहीं सोचता। बादलों के अपने दुख हैं, नदियों के अपने। बादलों के अपने दुख हैं, नदियों के अपने। पेड़ आदिम गवाह हैं सभ्यता के षड्यंत्र के। लेकिन चुप, पशु पक्षी हवा पानी सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो उसके सबसे करीब, उसे ही सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। जहाँ हूँ वहाँ रहना नहीं चाहता, जो कर रहा हूँ वह करना नहीं चाहता। जी रहा हूँ वैसे जीना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। चाहता हूँ हर शिल्प हर पैकर को तोड़ना, चाहता हूँ लौटना संकटग्रस्त जीवन को लेकर। एक कुहापो नाव रहती, हवा लहर बिन भी डमाडोल। संभालता हूँ कभी पतवार कभी पाल, बचा लूँ बचा रहूँ यही है अवदान। कई रातें यूं भी गुजरी कि अगर सुबह नहीं बचता क्या फर्क पड़ता। सच कह नहीं सकता, झूठ की आदत नहीं, चुप रह नहीं सकता। कल मेरा क्या होगा क्या पता। कोई साथ नहीं, सफ़र के लिए कहीं कोई आरक्षण नहीं। दिशा और दशा तय नहीं, मेघ हूँ। अंधेरे का सहवास, प्रकाश का हस्त मैथुन। अस्वीकार का अवसाद, स्वीकार की ग्लानि। जज्बाती जात से ही हूँ, यक्ष ने दे दिया संदेह। अब कुछ नहीं जीवन में संताप के सिवा। हजारों हजार साल के सफ़र में एक छत न बन सकी जहाँ रह सकूँ आकाश के साथ। मेरी सृष्टि एक बलात्कृत स्त्री, मेरी सृष्टि एक बलात्कृत स्त्री। मैं उसकी संतति, पूछता हूँ बदहवास मेरा जनक कौन है। दीवार की तरह चेहरे सपाट, मीनार की माँ, सब तरफ भाव सुन निष्ठुर उच्छ्वास। इस जहालत से भरी दुनिया में क्या ही किसी से पूछना। यहाँ भावनाएं होती ही रहती है आहत। देवी देवता यहाँ रोकते हैं राहगीरों को खुले में करने से पेशाब। गायों के मुंह पर लगाया जाता है जाल। दे दू फरेब, आखिर क्या जरूरी है छुपानी यक्ष की बताई सहीदानी। मनुष्य की आकांक्षा के आगे कम पड़ते संसार में, जहाँ दूर ग्रहों पर बस रही हैं बस्तियाँ, वहाँ फिर क्या रखा है बनने में समदिया। यह सोचते ही लान मुख यक्ष का आ जाता सम्मुख। जाने कितने मेघ यक्ष का समाद न पहुँचा सके यक्षिणी तक। रहे खुद को भर जीवन झुटलाते देते लारा। इस्तराब था या इल्हाम की उब डूब, यूँ खुद की धरपकड़ में रहा कुछ इस कदर मसरूफ। क्या बसंत कैसी बहार नज़र के सामने, ज्यों शब बीत गया त्यों शब बीत गया। खुशी की नेमत बनकर जब तब जिंदगी में आई कुछ सामे। आंवला पा जरा दूर ही जा सका, माँ बहुत याद आई। खुशी आते ही कर गई मायूस, खुशी आते ही कर गई मायूस। पहले ही ओस में गिर गया दरख्त से खिलता हुआ हर श्रृंगार। मैंने बहुत शिद्दत से चाहा मुझे भी मिले यक्ष का इंतजार। मेरी जिंदगी में भी घटित हो तपस्या की तरह कोई श्राप। उसने कहा था तुम्हारे लिए करूँगा प्रार्थना, कब तक भटकोगे पूर्ण करो यह यात्रा। मुझ पर गुजरता तुम पर न गुजरे ध्यान रखना, तुम्हारी सहृदयता की होगी हर ठाव परीक्षा। संशय क्षण में मुझे याद करना, मार्ग है बाधा में, आत्मदान ही है स्वभाव तुम्हारा। त्याग करते हुए जाना, तुमसे बेहतर कौन जानता है निर्भर होना। लगाकर चिलम पीकर भांग कहीं खो मत रहना, मुसाफिर हो तुम सफ़र से मफर का नहीं कोई रास्ता। जीवन है या किसी दग्ध कवि का विचार, जब भी नज़र के सामने आता कोई चारा साज। बेबात यूं ही जाने क्यों बदल जाती मेरी राह। विरह पर विरह की गांठ पर गांठ। उड़ गए उड़ते उड़ते तितलियों के रंग,
खो गई जागते जागते जुगनुओं की राशनी, कोई कविता कोई तस्वीर कोई ख्वाब मुकम्मल नहीं। अब न मैं कैद हूँ न आज़ाद, जैसे सर्दियों की बारिश में भीगे कबूतर की परवाज़। अधूरापन कहीं भी घेरता, सारे बर्ताव पर असर करता, आंखें कहीं दिलो दिमाग कहीं, जुर न पाने का विषाद रहता साथ। एक रात स्वप्न में अधूरापन खाता खुद को, रुको रुको नहीं साधा भी कोई शब्द, नहीं अर्जित किया कोई अर्थ, इस तरह मरना भी व्यर्थ। स्वप्न भंग सब वीरान निचाट रात का सुनापन, बेचैनी गुस्सा रुदन, किरदार से निकलने की छटपटाहट मांगती, अदाकारी का हिसाब बहुत दूर अलकापुरी। पता नहीं कब पहुँचोगे वहाँ और लौटोगे भी या नहीं यहाँ। आखिर कब होगा पूरा यह स्वांग, आखिर कब होगा पूरा यह सांग, कब मिलेगा इस नाटक से निस्तार चेतना प्रभार, कब तक अन्याय होगा कोई काव्यात्मक न्याय, या यूं ही रहोगे अधूरे स्वांगों के नट सम्राट। चुप्पी या सुक्ति, श्रुति या कविता, असहनीय अब अमूर्तन, स्पष्ट गद्य में बोलो, खोलो खोलो खुद को। मैं लहूलुहान खुद को समेत आर्तनाद करता हूँ, कहाँ पाऊँ उसे जिसने मेरा किरदार गढ़ा है। अपनी विचित्रता में गर्जन करता हूँ, इस अधूरेपन के कोलाहल में भागने का अब कोई उपाय नहीं है। दुनिया के कायदों और बवाल से अलग अपनी फिक्र में उलझा हुआ देखता हूँ। एक भड़की हुई भीड़ दौड़ी आ रही है मेरी तरफ, चित इतना खिन्न भावना सूत्र इतना उलझा कि भय है कहीं कह न दूं प्रेमिका को माँ। जन्मजात वैरागी सा जब जब स्त्रियों के निकट गया खुद में भागता आया, बारहा टूटा हवा के झोंकों से रूई की तरह उड़ता, बिखेरता धनक के रंग, विद्युत की यातना सहता, अवसाद का अनुवाद, एक रूप एक रस एक रंग होना चाहा। जाने किन शहरों किन कस्बों किन गाँवों में निकलता चांद, याद को वहाँ से यहाँ खींच रकीब की तरह पटक देता मेरे पास। यूँ लेता वह चुपचाप मेरे शब्द का इम्तहान। शाम को जब बढ़ने लगती धीरे धीरे नदियों की बेकली, घुटन का धुआं जब लगता एक ही पल में दबा देगा गला, दिल टूटता इतने किरचों में संभालना मुश्किल। जीवन जीने के लिए जरूरी क्यों इतनी निष्ठुरता, जीवन जीने के लिए जरूरी क्यों इतनी निष्ठुरता, मनुष्य कठोर क्यों इतना, मैं कठोरता ला नहीं पाता इसलिए कहीं जा नहीं पाता। खुद को नष्ट करता हूँ खुद को बचाने के वास्ते, रोज जाने कितने खून होते खुद के भीतर खुद को जिलाने के वास्ते। इतने मुँह हैं एक को पिलाता हूँ पानी तो दूसरा मांगता है शराब। इतना व्यापक है भावना का रोजगार कि खुद की खुशी के लिए खुद को ही देना पड़ता है दुख, किसी से मिलने के लिए उसी पल बिछड़ना होता है किसी और से। एक साथ नहीं हो सकता सबसे प्यार। आज खुशी दे रहा है जो कल करेगा उदास, खुद को जमी रोज करने के लिए खोद रहा हूँ कब्र, गहरी और गहरी होती जा रही कब्र, ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा कद, मुसलसल कसमकस हाथ में कुदाल, पसीने पसीने गिन रहा एक एक सांस। अब नाटक घोषित हो चुका, वह कुछ नहीं कर सकता, दर्शक उपस्थित हैं वह कुछ नहीं कर सकता, पर्दा उठ चुका वह कुछ नहीं कर सकता। उसके मनुष्य ने असहयोग कर दिया उसके भीतर के अभिनेता से, उसके मनुष्य ने असहयोग कर दिया उसके भीतर के अभिनेता से। वह नदियों में उतरने से बचा, स्वांगों में डूबने से बचा, लेकिन अब नदियाँ दौड़ती हैं लहरबंद, स्वांग ढूंढते अपना आकाश। उसे कोई सिरफिरा मत समझना, दीवानेपन में कभी हंसता कभी रोता, कभी इसका नाम बकता कभी उसका, कभी एक नाटक के संवाद बोलता कभी दूसरे के। अधूरे स्वांगों का बोझ से पर उठाए दर्शकों को देखता कोई नट मंच पर मौजूद। अब कहीं नहीं अभिनय, वह कुछ नहीं कर सकता, नहीं याद संवाद, वह कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें देखना है स्वांग, वह कुछ नहीं कर सकता। जब भी दुनिया को देखता हूँ भावना के स्तर पर महसूस करता हूँ एक उदासीनता। यह उदासीनता अवशेष है अस्तित्व के लिए अपनाई गई निष्ठुरता का। यह सब तरफ है अंत से आरंभ तक। इतना प्रेम है अधूरेपन से कि अब कोई स्वांग पूरा नहीं करना चाहता। सुखी होना पाप है, एक छलांग एक बार में पूरा नहीं होता स्वांग, अधूरा ही रहता है। चाहता हूँ अब डूब जाऊँ, देखता हूँ नदियों में कम पड़ गया पानी। मनुष्य मृत्यु के विषय में सोचना, मृत्यु के विषय में सोचना अपमान है जीवन का। लेकिन इसका क्या कि बार बार मरा हूँ मैं, इसी नदी की सतह पर तिर रही है मेरी देह, मछलियाँ चुग रही हैं धीरे धीरे धीरे। एक शब्द होता है हिंदी में नाति दीर्घ। तो अब दूसरे कवि
सौम्य मालवीय, उनको घर एक नामुमकिन जगह है, इस कविता संग्रह के लिए अष्टभुजा शुक्ल जी ने चुना है। तो अष्टभुजा जी कुछ कहें। आदरणीय अशोक जी, सभागार में जिनके नाम मैं शायद तुलसी रमण जी, विमल कुमार जी, अतुल जी, सविता जी, पीयूष जी, ज्योतिष जोशी जी, वाजिदा जी, आशीष, अनुपम और अरुण देव जी और सुधांशु फिरदौस को मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं। और फिर बहुत ही इतना सघन वक्तव्य अरुण देव जी ने दिया सुधांशु की कविता को लेकर के। दूसरी बात, इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल सम्मान की पारदर्शिता को लेकर के जो बातें की, उन्हें मैं पुनरुक्ति में नहीं ले जाना चाहता, उन्हीं की बातें समझिए मैं भी कह दे रहा। अब मेरे पास जब ये कविता संग्रह आया, घर एक नामुमकिन जगह है, इसके पहले मैं सच्चाई से कबूल करूं कि सौम्य मालवीय का मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो मेरी एक आदत है कि मैं चीजों को पहले बाहरी चीजों को देखता, उलट पलट के। तो इसका शीर्षक दिया हुआ था घर एक नामुमकिन जगह है। घर के बारे में तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन वो एक नामुमकिन जगह है। ये बात घर को लेकर के बहुत विचलित करने वाली बात है। दूसरे मैंने देखा कि इधर सौम्य का एक फोटो छपा हुआ था, तो बड़ा लुनाई लिए हुए फोटो था, एकदम से बिल्कुल सौम्य ही था नामानुरूप, और चिंता की कोई लकीरें नहीं। तो मैंने देखा कि, और फिर देखा पढ़ाई लिखाई, तो इसमें इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, गणित लिखा हुआ है, तमाम प्रकार की शिक्षा। तो यह जो मैं यह देख करके जो इसकी बाहरी इसका जो विन्यास है, इनके आधार पर मैं पहले किसी चीज का निष्कर्ष निकालता हूँ। मैं उसकी अंतर वस्तु में, ये मेरी आदत है या अभिरुचि है या कहिए लत है। तो मैंने देखा कि भाई इतना ये अकिंचन सा दिखने वाला जो युवा है, और जिसकी किताब का नाम है घर एक नामुमकिन जगह है, और विज्ञान और सांख्यिकी और गणित इन सब चीजों का अध्येता है, तो उसकी कविता देखनी चाहिए कैसी। और मेरे सामने ये पहला अभिनाम है जो आया। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं बाहरी चीजों को पहले देखता हूं, जैसे देखता हूं कि शीर्षक क्या है कविता का, फिर उसका संगठन कैसा है कविताओं का, आप कह सकते हैं रूपाकार कैसा है। क्योंकि पहले पुराने जमाने में कविता को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई है। एक धारणा ये है कि किम वा कवितया राजन, किम वा वनितया तया पद निक्षेप मात्रेण मनोनापहृतम यया। तो कविता का जो पहला पद निक्षेप है, उसको देख करके अगर वो मनोहर लगा, कहीं भीतर उसने कुछ चुंबकीय धारा कोई अगर उत्पन्न की, तो लगता है कि हाँ भाई इससे गुजरा जा सकता है, इससे होकर चलना चाहिए। तो सौम्य मालवीय की कविताएं देखते हुए हमारी जो युवा कविता की सक्रिय पीढ़ी है, उनके बीच में उनके सापेक्ष देखते हुए मुझे यह लगा कि हमारे समय की जो आ रही कविता है, अभी अभी आ रही कविता है, उस कविता
की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उस कविता की जो विषय वस्तु है, उस कविता के कथोपकथन, उसकी मुद्राएं, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि लगभग एक जैसी प्रायः दिखाई देती है। ऐसे में दूसरी बात कि हमारे समय की युवा कविता की जो भाषा है, जिसमें कि कोई भी विचार संवेदना व्यक्त होती है, तो भाषा भी लगभग एकसान। तीसरी बात कविता का जो शिल्प है, और आखिरी बात कविता की जो अंतर वस्तु है। भाषा के स्तर पर मुझे लगता कि सौम्य की कविताओं से गुजरते हुए मैं निर्णायक नहीं हूं इसका, मैं एक तरह से पाठक के बतौर मैंने इसे पढ़ा और देखा, तो मुझे लगा कि जो ये अभ्यस्त कविता है एक प्रकार की युवा कविता, उससे कुछ अलग ढंग से उन्हीं बातों को, अपने समय की न्यायप्रियता को, अपने समय के असंतोष को, अपने समय की विषमताओं को, अपने समय की रूढ़ियों को, यह जो कवि है उस भाषा में रख रहा है, जो एक हिंदुस्तानी भाषा जिसे कह सकते हैं। आजकल एक शब्द चला है हिंदवी, आप कह सकते हैं, आम फाम की भाषा। तो एक जो हिंदी और उर्दू की जो एक गंगा जमुनी धारा जिसे कहा जाता है, कौन कल्चर उसको कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। गंगा जमुनी तहजीब, हाँ, मतलब कंपोजिट कल्चर सामाजिक, हाँ। तो जो है ये जो ये गंगा जमुनी के बारे में एक जगह मुझे याद आ रहा है इस समय, अगर आप लोग कहें तो मैं कह दूं। कालिदास के यहाँ एक प्रसंग है, गंगा और यमुना। तो वो राम लंका से लौट रहे हैं विमान से, और नीचे वो संगम का दृश्य दिखाई देता है। तो कालिदास कहते हैं कि पश्यानवद्यांगी विभाति गंगा भिन्न प्रवाहा यमुना तरंगी। हे अनवद्यांगी सीते, देखो यह जो गंगा की जो ये स्वच्छ जलधारा है और यमुना की जो सांवली जलधारा है, ये दोनों जिस संगम की निर्मित करती हैं, तो उसे ये नहीं पता चलता कि जमुना की कितनी बूंदें अंतः सलिला होकर के गंगा में चली जाती हैं, और गंगा का कितना सलिल जमुना में चला जाता है। ये जो मिलती हुई एक संस्कृति है, ये जो पारस्परिकता वाली उसकी भाषा को, सौम्य बोलचाल की भाषा, आम फाम की भाषा, जिसमें हिंदी और उर्दू आपको ये भाषा जो प्रेमचंद के करीब हमें भाषा ले जाती है, उस भाषा में युवा कविता में कुछ लोगों ने उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग इस बीच तो सचेतन ढंग से शुरू किया है। कभी कभी वो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो शब्द उनके लिए शब्दकोशों में जाना पड़ेगा, ऐसा एक प्रयत्न किया जाता है। और इस अर्थ में मैं सौम्य की कविताओं की जो पारगामिता है एक प्रकार की भाषा के जरिए, वो बहुत सहजता से पहुंचती है पाठकों तक, हम तक, रसिकों तक। वागी शुक्ल जी हैं, वो मेरा ख्याल है कि जो भारतीय संस्कृत के कुछ एक महत्वपूर्ण मूलगामी भारतीय जीवन दर्शन के चिंतक, फारसी के बड़े विद्वान हैं, आप सब जानते हो। तो अगली बात मुझे जिस बात ने खींचा सौम्य के अपनी ओर, वो ये लगा कि इन कविताओं की विषय वस्तु और शिल्प, कुछ कविताओं के शिल्प, उनका गठन बेहद सधा हुआ है। जैसे कविता है 11 बजे, वो पोस्ट ऑफिस में एक घड़ी है, घड़ी हो सकता है उसका सेल खत्म हो गया हो,
वो स्थिर है, हमेशा 11 बजे आती है। जीवन का जो ठहराव है, समय का ठहराव है, और बहुत सारी चीजें जिसमें हम अपने जड़ीभूत होते चेतन को कहीं वो प्रत्यावर्तित होकर हम तक आता है। ऐसे कविता सोनिया गांधी, अब सोनिया गांधी पर कविता लिखी जाए तो कम से कम भारतीय समाज में तो कई तरह की उसकी व्याख्याएं शुरू हो जाएगी नाम लेते ही। लेकिन सोनिया गांधी के जरिए नामक कविता के जरिए वो अपने आप में एक मुकम्मल कविता इस अर्थ में है कि वो भारतीय स्त्री की जो नागरिकता है, जो कि अभी ठीक ठीक चिन्हित नहीं हो सकी है, उस सोनिया गांधी को लेकर के कितनी वितंडाएं और कितनी सारी चीजें कही गई हैं हमारे यहाँ। तो प्रकारांतर से यह एक व्यापक संवेदना की बड़े फलक की कविता लगती है। मैं जैसा कि अशोक जी ने संकेत ही किया कि नाति विस्तार करते हुए मैं इसमें ये कविता जिसके जरिए मैं थोड़ा बहुत सौम्य की संवेदना को और उन चीजों को देखने की मैंने कोशिश की, वो कविता इसी में कहीं है भाई। ये कविता है अमलतास झरता है। अब ये अमलतास झरता है, आप लोग इलाहाबाद गए ही होंगे ज्यादातर लोग। अब तो लोग केवल प्रयागराज ही जाएंगे, हालांकि वहां का प्रयाग एक रेलवे स्टेशन भी वहां छोटा सा था, पहले से था, वजूद में था। खैर, तो ये जो अमलतास झरता है ये कविता, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सत्ता है, सल्तनत है, साम्राज्य है, फिर संस्कृति है, कविता है, और उसके जरिए जो हमारी एक सुदीर्घ काव्य परंपरा है, और उस परंपरा को रोके रखने या उसे डिस्टर्ब करने या उसे प्रगामी बनाने के लिए जितने सारे तत्व हो सकते हैं। तो इलाहाबाद आप जाइए तो वहां की सड़कें पहले बड़ी चौड़ी चौड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी, अब तो शायद उसे बहुत चौड़ा बना दिया गया है, और उसके किनारे किनारे के सारे अमलतास मुझे लगता है वो विकास की बलवेदी पर चढ़ चुके होंगे। लेकिन वहां अमलतास के फूल जो झड़ते हैं सड़कों पर, वो पीले पीले, तो बिल्कुल बिछ जाना जिसे कहते हैं। अब वो वहीं बहादुर शाह जफर भी थे। एक सत्ता है, एक साम्राज्य है, एक सल्तनत है, कई चीजें हैं इस कविता में, आप लोग खुद उनसे गुजरते हुए जानेंगे। लेकिन मुझे एक छोटा सा अंश उसका पढ़ने का मन यहां हो रहा है। बादशाह था दिल्ली के तख्त पर एक मामूली सा बूढ़ा, बेजार, हसरतों भरा, घबराया हुआ, धड़कता दिल रखा था। बादशाहत उसे बहुत अजीज न थी, फिर विरसे में मिली चीजों की कद्र ही कहां होती है। मुझे कलम की नहीं है, उसे सल्तनत की नहीं थी। ये सौम्य की काव्य परंपरा है। सौम्य ये कहना चाहते हैं जो लोग इस बात से सौम्य की कविताओं की तस्दीक करना चाहेंगे कि सौम्य उमाकांत मालवीय से होते हुए, यश मालवीय से होते हुए, वो तो उनका काव्य संस्कार है ही। वो कहते हैं कि फिर विरसे में मिली चीजों की कद्र ही कहां होती है, मुझे कलम की नहीं है, उसे सल्तनत की नहीं थी। इसी कविता का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे समय को किस तरह से व्यंजित करता है। तब शायद ये इतना खुला समय, इतना अश्लील समय नहीं था जिस ओर इंगित करते हैं सब। कंपनी के राज में किले में कैद बादशाहत का बोझ उठाए जफर की सल्तनत
कब उसके दीवान तक सिमट आई थी उसे पता भी न चला। आजकल कंपनी वाले अदीबों को बुकर दिया करते हैं, तब पेंशन दिया करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस युवा के भीतर हमारे समय के भविष्य को भी देखने की एक विश्वास जनित दृष्टि है। इन सब सारी चीजों के आधार पर मुझे लगता है कि सौम्य के भीतर कविता के भविष्य के भी वे बीज मौजूद हैं। इनमें कुछ चीजें, ये जाहिर सी बात है, कुछ कविताएं जो एक रौ में बहुत बड़ी होती गई हैं, कहीं कहीं बेसवाल भी चीजें हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि किते न अवगुण जग करे न वह चढ़ती बार। तो ये युवावस्था की कविताएं हैं, धीरे धीरे उसे समेकित करना, इंटीग्रेट करना, वो भी सीख जाएंगे। क्योंकि ये तो इसमें कविता में चलन कलन की बात करते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं। मुझे एक प्रसंग बस छोटा सा याद आ रहा है कि एक बार नामवर जी ने यही भारत भूषण अग्रवाल सम्मानों को लेकर बात चल रही थी अहमदाबाद, ये प्रसंग छिड़ गया। नामवर जी ने कहा कि संजय चतुर्वेदी की पतंग नामक कविता पर विष्णु खरे जी ने उसे अनुशंसित किया था। उन्होंने कहा, विष्णु खरे ने कहा कि इसमें एक शब्द आता बर्नौली का प्रमेय, और जो बर्नौली का प्रमेय नहीं जानेगा उसकी समझ में ये कविता नहीं है। सौम्य की कविताओं में भी विज्ञान की, गणित की वो पदावलियां आती हैं, बहुत सहजता से आती हैं। और मैं ये कहूँगा कि उनके पास कविता की एक स्टेशनरी है, एक कविता ही है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। आप उसे पढ़ेंगे, हम लोगों के जमाने में उसे औजार बक्स कहा जाता था, तो उसमें लंगड़ा प्रकार, चांदा, पटरी सब रहती थी। तो जीवन की पूरी ज्यामिति आपको उस कविता में देखने को मिलेगी। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने सौम्य मालवीय की कविताओं की आशंसा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पास खींच लीजिए उसको। मैं जितने समय से और जिस भी तरह से कविताएं लिख रहा था, मैं हमेशा हमेशा समझता था कि मैं सम्मानित होने से बच जाऊंगा। लेकिन ये दुर्घटना घटी गई और ये किताब अष्टभुजा जी तक पहुंची और उन्होंने इस किताब को पढ़ा। और इस पुरस्कार का मेरे लिए यही महत्व है कि ये कविताएं अब और पढ़ी जाएंगी, और न केवल कविताएं पढ़ी जाएंगी बल्कि शायद जिसकी ओर अष्टभुजा जी इशारा कर रहे थे कि मैं भाषा में केवल कविता ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जो मेरा अपना काम है, जिस पर मैं शोध करता हूं, वो भी लिखूं और वह भी सामने आए लोगों के। तो ये सारी चीजें अगर इनकी संभावनाएं खुलती हैं तो मैं इस पुरस्कार से अपने लिए बस इतना ही चाहता हूं। दूसरी चीज, जब इस आयोजन के बारे में पता चला तो मेरे लिए सबसे सुख की चीज ये थी कि मैं वापस दिल्ली लौटूंगा और अपने कुछ मित्रों से मिलूंगा, शायद उनके साथ कुछ कविताओं के सेशंस भी चलें। और इससे ज्यादा मेरी मनोकामना नहीं थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कुछ ऐसे चेहरे देख करके जो कि आज यहाँ सभागार में मौजूद हैं और जिनके साथ कविता का वही पुराना रिश्ता है जो मुझे तब से लिखता हुआ देख रहे हैं जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल में गणित का विद्यार्थी था।
और अभिनव यहाँ पर हैं। वैसे ही रश्मि, जो कि जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने का, जब मैं समाजशास्त्र मैंने पढ़ाना शुरू किया यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे हैं। तो कविता इस किस्म के जो रिश्ते रचती है और इस किस्म की आत्मीयता का जो निर्माण करती है, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और अष्टभुजा जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने मन से संग्रह को पढ़ा। भारत भूषण अग्रवाल जी के परिवार का आभार कि उन्होंने कविता की ये रवायत बनी रहे और लोगों का ध्यान उस पर जाता रहे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज शुरू की। और रजा फाउंडेशन का भी आभारी हूं कि किताब को पढ़ा गया, किताब को इस योग्य समझा गया। इसके अतिरिक्त सम्मान के बारे में मैं बहुत नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है कि सम्मानित होने के बारे में बात की जाए। इसलिए सीधे कविताओं पे आता हूं। और चूंकि जैसा कि अष्टभुजा जी इशारा कर रहे थे, आज के परिवेश के और आज के समकाल के बारे में जो इशारे हुए, तो हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब एक खतरे का माहौल रचा गया है। आपको आपके पड़ोसी से खतरा होना चाहिए, आपके पड़ोसी को उसके पड़ोसी से खतरा होना चाहिए। तो इस खतरे की जो एक किस्म का वातावरण रचा गया है, उस पर यह कविता है। कविता का शीर्षक है खतरा है। खतरा है, जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है झूठ को बढ़ती हुई नाक से, खतरा है अहम को हृदय की माप से, पत्थर को मत्थे से, भीड़ को निहत्थे से खतरा है। खतरा है, जिनको खतरा है उनसे खतरा है। बरहना लाशों से खतरा है कफनों को। जब कोविड का अगर आप समय याद करें, बरहना लाशों से खतरा है कफनों को, जलती चिताओं से खतरा है जहनों को, पेड़ों से जंगल को, मौसम से मंगल को खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है अट्टहास को आज से, खतरा है सभ्यता को इतिहास से, धर्म को विश्वास से, रुई को कपास से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। भाषा से व्याकरण को खतरा है, चरित्र को आचरण से खतरा है, आमरण को मरण से, हरण को भरण से, लहर को संतरण से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। खतरा है आत्मनिर्भरता को आत्म से, खतरा है आस्था को अध्यात्म से, राख को अबीर से, नाथ को कबीर से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। अधिनायक को जंग से खतरा है, काफिले को प्रदर्शन से खतरा है, बुलेट प्रूफ को नारों से, जुमलों को चीख पुकारों से, कामना को तन से, बात को मन से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। कर्मयोगियों को कर्म से खतरा है, बंधुत्व को चर्म से खतरा है, रीति को रिवाज से, मुखौटे को मिजाज से, समता को समाज से, आंधियों को कणों से, शिव को गणों से, नखरे को कर्तव्य से, वक्तव्य को मंतव्य से, कल को आज से, गले को आवाज से, सड़क को नमाज से खतरा है। जिनको खतरा है उनसे खतरा है। ये इस बीच की कविता थी। अब जिन कविताओं का कुछ जिक्र किया अष्टभुजा जी ने, उनमें से कुछ कविताएं पढ़ता हूं। चूंकि इस कविता का जिक्र हुआ है, इस कविता का शीर्षक है सोनिया गांधी। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी, सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा और इटली वाली सोनिया गांधी। नागौद वाली चाची, पन्ना वाली मामी,
सालिमपुर वाली ताई, कंचनपुर वाली अम्मा और इटली वाली सोनिया गांधी। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से, और जानी जाती हैं ससुराल में अपने नैहर के नाम से। जब वतन पितृभू हो तो औरतें आती ही हैं कहीं न कहीं से, और जानी जाती हैं ससुराल में अपने नैहर के नाम से। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान जब भी निगाह में खटकती हैं वे। मर्द चीथते हैं उनकी पहचान, क्योंकि उनके सुअर बाड़े में आकर भी वे पालतू नहीं बनती। अगली कविता जिसे पढ़ने की सहमत कर रहा हूं, वो कविता इससे पहले कभी पढ़ी नहीं, लेकिन चूंकि मंच ऐसा है और आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, तो ये शैतानी करने का मन कर रहा है। ये कविता हमारे दौर की उस सूरत पे है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। ये एक मॉब लिंचिंग पर लिखी हुई कविता है और इसका शीर्षक है जय श्री राम। मरा मरा की रट लगाते हुए राम राम के जब तक पहुंचे वाल्मीकि। प्रभु से भी प्रभुतर नश्वरता के बोध से उपजी रामायण। जप से तप और तप से मृत्यु की लय तक जो रचा राम था, जो अनरचा रह गया वह भी राम। पर कभी जय श्री राम नहीं कह पाए वाल्मीकि। पर कभी जय श्री राम नहीं कह पाए वाल्मीकि। आराध्य का अवसाद पुरुषोत्तम के पौरुष से गुरुतर था। प्रभु की पीड़ा ही पूज्य थी, जीवन का मर्म ही मूल्य था। फिर रामायण तो तर्पण थी, क्रौंच वध का महान प्रायश्चित। भक्ति जब प्रायश्चित का विस्तार पाती है तभी कविता बनती है। ऐसे में जय श्री राम से बड़ी अकविता भला क्या होगी। ऐसे में जय श्री राम से बड़ी अकविता भला क्या होगी, जहां केवल जय है पराजित और पराश्रयी। एक महाअकाव्य लोकतंत्र का, जहां रूपक अपने चमत्कार के लिए अर्थों का लहू मांगते हैं। एक कवि का राम मरा की बारंबारता से अनुस्यूत हो सकता है, गरीब नवाज भी हो सकता है और एक मिस्कीन आदमी की आह भी। पर जय श्री राम, इसमें मृत्यु नहीं हत्या ध्वनित है। एक छद्म नायकत्व का उद्घोष, किसी आत्मजयी की अम्लान आभा नहीं। मरा मरा की रटंत जब मारो मारो के शोर में तब्दील होती है, तो इस लोम हर्षक दोहराव से जो निष्कासित होता है वह राम ही है। इस बार सरयू की जगह उसके हृदय में जल समाधि लेता हुआ, जिसने एक उन्मत्त और रक्त पिपासु भीड़ को सामने देखते हुए भी जय श्री राम कहने से इनकार कर दिया था। एक और छोटी कविता है, अपनी बेटी को याद करते हुए, जो कि 6 साल की है और जिसे अक्सर मैं कविताएं सुनाते हुए देखता हुआ महसूस कर सकता हूं, जैसे कि वो उधर है। सच में नहीं है। इस कविता का शीर्षक है परिवर्तन। ये अलग भावभूमि की कविता है। अपनी माँ में हल्का सा भी बदलाव पकड़ लेती है हमारी बेटी। थोड़ी सी बड़ी बिंदी, कानों में नए झुमके, कपड़ों की सलवटें तक, कुछ भी नहीं छिपता उसकी आंखों की छुअन
और देखती हुई उंगलियों से। मैं सोचता हूं इतने बरस बीत गए, कितना कुछ जुड़ा बीता मेरी माँ में, चेहरे से लेकर आवाज तक, स्वप्न से लेकर स्मृति तक, समय तागता रहा नई नई परतें, पर कब समझ पाया मैं। मुझे भय होता है माँ के एकाएक बिखर जाने से, क्योंकि मैं कभी नहीं देख पाया उसका धीमे धीमे बदलना। पर बड़ी होती हमारी बेटी, चिन्हती रहेगी अपनी माँ में होते परिवर्तन, पढ़ती रहेगी हमें, सुधारती रहेगी हमारी जिंदगी का सुलेख। उसे देखते हुए मैं फिर से पढ़ जाना चाहता हूँ माँ को, उसी तरह आंखों की छुअन और देखती हुई उंगलियों के सहारे, ब्रेल लिपि की तरह। दो कविताएं शायद सुनाने का, आप रोक दीजिएगा मुझे। 11 बजे। हाँ, 11 बजे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, 11 बजे। जी जी जी। 11 बजे। पोस्ट ऑफिस में सुबह के 11 बजे हैं। 11 बजे हैं सुबह के पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में सुबह 11 बजे ही हो रही है। 11 बजे का यह समय दोपहर 12 बजे से 1 घंटे पहले का समय है समय यह सुबह के प्रतिबद्ध 10 बजे से 1 घंटे बाद का। 11 बजे का यह समय गहरे अनिर्णय का समय है। या तो ऐसे में असमय चाय पी जाए, या चले फिर पोस्ट ऑफिस लेकर उपेक्षित डाक कोई रजिस्ट्री करें, स्पीड पोस्ट करें, किसी अभागे पत्र का कुछ तय करें, और क्या पता हमारे नाम भी कुछ पैगाम मिल जाए। चले पोस्ट ऑफिस, 11 बजे का यह समय पोस्ट ऑफिस का समय है। घर से लेकर पोस्ट ऑफिस तक की सड़क पर 11 बजे है। 11 बजे की धूप है, 11 बजे की छांव है, 11 बजे का गुलमोहर है, और सड़क पर जमे पानी में झांकता आकाश भी 11 बजे का है। एक मेहतर बहुत लंबी सीख की झाड़ू घिसटाता शिथिल कदमों से सूनी गली में जा रहा है। अपनी अकर्मण्यता का 11 बजे से 11 रुपए से निछावर उतार कर चलो उसके हाथ धरा है। सुबह के 11 बजे हैं पोस्ट ऑफिस में, फाइलों कागजों के बीच लेखपाल के चेहरे पर, सीढ़ियों दीवारों के दलिद्दर पर 11 बजे हैं। पोस्ट ऑफिस में 11 बजे हैं सुबह के, जैसे स्टेशन पर रात के 9 सवा 9 होते हैं। जैसे स्टेशन पर रात के 9 सवा 9 होते हैं, मंदिरों में सुबह के 6:30, अस्पतालों में रात के 2 और मस्जिदों में शाम के 5:30। जाले की विचित्र पार्श्वभूमि पर जड़ी है घड़ी, गोंद के स्वेद से चिपकी है सुइयां 11 बजे पर। कैसा मायावी दिक्काल नैरंतर्य है यह, कि हम जो पोस्ट ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, इसी भ्रम में हैं कि हम एक बार फिर सही समय पर सही जगह पर हैं। 12 नहीं बजेगा। एक और कविता है, उसको इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ये छपने में, कविता संग्रह में तो है पर सूची से छूट गई थी। तो मुझे लगा कि प्रकाशक ने गलती इसीलिए की होगी कि मैं इसे सुना दूं और लोगों का ध्यान दिला दूं कि ये कविता संग्रह में है। इसका शीर्षक है, एक बार फिर एक जुमला जो हम हर जगह आजकल सुनते हैं, पाकिस्तान की मां की।
पाकिस्तान की माँ की का नारा सुना तो पहले पहल ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की माँ भी है। अपनी माँ का तो पता नहीं, बाप था सो उसे मार दिया। पाकिस्तान की माँ की का नारा सुना तो पहले पहल ख्याल आया कि क्या पाकिस्तान की माँ भी है। अपनी माँ का तो पता नहीं, बाप था सो उसे मार दिया। फिर अक्ल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की माँ हमारी भी माँ हुई। सोचा क्या मुल्कों की माएँ भी होती हैं, सोचा क्या मुल्कों की माएँ भी होती हैं, या वे सिर्फ बापों की स्वैर कल्पनाओं से पैदा होते हैं। और अगर होती है तो बंटवारे के बाद वो किस बेटे के साथ रहती है। और अगर होती है तो बंटवारे के बाद वो किस बेटे के साथ रहती है। किसी मुकम्मल माँ का तो पता नहीं, पर भारत और पाकिस्तान की नाजायज माएँ तो कश्मीर में रहती हैं और अपने सौदागर बेटों से अपने खाविंदों की कब्रों का पता पूछती हैं। पाकिस्तान की माँ की कहते हुए जब वतन परस्त दिल्ली से लेकर पटना तक गली गली अपनी जबानों से भारत पाकिस्तान खींचते हुए दौड़ते हैं, तो भारत माँ कहाँ होती है। जय जय की हुंकारों में या अजान की कातर पुकारों में। ठीक ठीक यही मुश्किल है माँ नाम की शय के साथ। बलवाइयों के बाप तो तय हो सकते हैं, माए नहीं। वतन का जिन पर मालिकाना है, उन्हें दूसरों की माओं की जगह बतानी है। ये और बात है कि माँ तो कोहसारों पर फिसलती धूप है, हवाओं पर संतानों की गुमशुदगियां हैं, और दूसरों की माएँ क्या पता अपनी ही माएँ हैं। पाकिस्तान की माँ की सुनकर अगर आप खुद को नंगा महसूस नहीं करते तो यकीनन आप अपने बाप की औलाद हैं, पर सिर्फ अपने बाप की। पाकिस्तान की माँ की सुनकर अगर आप खुद को नंगा महसूस नहीं करते तो यकीनन आप अपने बाप की औलाद हैं, पर सिर्फ अपने बाप की। माँ तो पाकिस्तान की माँ के साथ बाहर है, माँओं के अदृश्य जुलूस में शामिल, निर्वस्त्र और राष्ट्रविहीन। इसका क्या प्रमाण कि ये पुरस्कार इनको मिला। तो इनका बैंक अकाउंट तो देखने जाएगा नहीं। ये है प्रमाण। आप जैसा कहा जाता है कट जाएगी ये शाम, आखिर शाम ही तो है। तो ये शाम कट चुकी है। तो अब आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं।